जब आप एचएस कोड लिख रहे होते हैं उसमें कहीं पे सेक्शन नंबर नहीं लिखा जाता, कोड हमेशा चैप्टर नंबर से शुरू होगा। सो सेक्शन नंबर 2 इज इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 8 इज अबाउट एडिबल फ्रूट्स एंड नट्स, पील ऑफ सिट्रस और मेलन्स। यानी ये जो फ्रूट्स हैं, एडिबल फ्रूट्स हैं या एडिबल नट्स हैं, ये चैप्टर नंबर 8 में फॉल करते हैं। बट हमें तो मैंगो पे पहुंचना है, तो उसके लिए हमें चैप्टर को मजीद ओपन करना पड़ेगा। जब हमने चैप्टर को ओपन किया बहुत सारी हेडिंग्स थी। हेडिंग नंबर 4 इज अबाउट डेट, फिग्स, पाइनएप्पल, एवोकाडोस, ठीक है। वो ये कोई 5 6 7 प्रोडक्ट्स 7 8 फ्रूट्स हैं, फ्रेश फॉर्म में या ड्राइड फॉर्म में। तो ये आपकी हेडिंग नंबर 4 में फॉल करते हैं। सो एचएस बना है 0804। इसकी सब हेडिंग्स को खोला तो हेडिंग नंबर 50 में 3 फ्रूट्स आ रहे हैं, गावास, मैंगोस एंड मैंगोस्टीन। तो 080450। बट जो हमारी लोकल कोडिंग है पीसीटी, उसके मुताबिक मैंगो की जो टैरिफ आइटम कोड है वो 20 है। तो अब हमारा पीसीटी जो बनता है 8 डिजिट कोड वो है 08045020। यहाँ तक बात समझ आती है? स्टार्ट तो आईटीएल सी होगी फर्स्ट सिक्स कोई कंट्री चेंज नहीं कर सकता। WCO वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के 220 मेंबर कंट्रीज हैं। 220 मेंबर कंट्रीज वो 8 डिजिट प्रोविजन को यूज़ कर रहे हैं। जो भी एडिशन होगी वो 6 डिजिट्स के बाद होगी, लास्ट। जरूरी नहीं कि लास्ट 8 पे खत्म हो जाए, समटाइम आपकी प्रोडक्ट का कोड 14 डिजिट तक जाता है, 16 डिजिट तक चला जाता है। वो वाला लिंक तो नहीं ओपन हो रहा, बट इसमें मैं आपको इस लिंक के थ्रू एचएस कोड का जो स्ट्रक्चर है ना वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके सामने जो हायरार्की है, ये 99 चैप्टर्स आपके सामने है। 01 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक जा रहा है 99, ठीक है। इसमें ये वाला इसलिए पहले मैंने खोला नहीं क्योंकि इसमें सेक्शन वाइज डिवीजन नहीं है। वो लिंक ओपन होगा तो इसमें सेक्शन वाइज डिवीजन है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी फ्रूट को सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से चैप्टर नंबर पढ़ना शुरू करूँगा। फर्स्ट चैप्टर है लाइव एनिमल्स का, इसको मैं स्किप कर दूँगा। फिर है मीट का, फिश का, डेयरी प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स ऑफ एनिमल ओरिजिन नॉट एल्सवेयर स्पेसिफाइड, लाइव ट्रीज, एडिबल वेजिटेबल फ्रूट्स। तो चैप्टर नंबर 8 में मुझे फ्रूट्स मिल गए। फॉर एग्जाम्पल हम किसी एक फ्रूट को पकड़ लेते हैं, कोई बताइए, ऑरेंज, सिट्रस को कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 है, इसको आप ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जैसे ही ओपन किया, इसमें बहुत सारी हेडिंग्स आपको मिल रही है। हेडिंग नंबर 1 से शुरू हो रही है और 14 तक जा रही है, ठीक है। अब पहली हेडिंग है कोकोनट की, दूसरी है नट्स की, तीसरी बनानास, फिर डेट, फिग्स, पाइनएप्पल, सिट्रस। तो हेडिंग नंबर 5 है सिट्रस की, फ्रेश या ड्राइड दोनों फॉर्म है। तो हमें पार्शियल कोड मिल गया 0805। इसको भी ओपन करेंगे तो हमें सब कैटेगरीज मिलना शुरू होगी। अब ये सब कैटेगरीज में हेडिंग नंबर 10 है फ्रेश और ड्राइड ऑरेंजेस। तो सारे फ्रेश ऑरेंज इसमें आ गए, बात ही खत्म, ठीक है। अब आगे ऑरेंज की डिफरेंट टाइप्स हैं, मैंड्रीन्स हैं, ये हैं, ये हाइब्रिड टाइप्स हैं, ठीक है। लेमन इसमें आ जाता है नीचे, एंड सो ऑन। ग्रेप फ्रूट है, लेमन अलग है। सो फ्रेश ऑरेंज आएगा 080510, यहाँ तक ठीक है। 8 आपको 6 डिजिट कोड मिल गया। नाउ कहाँ से पता चलेगा कि पाकिस्तान के जो लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो कहाँ से पता चलेंगे? उसके लिए गूगल पे आप लिखेंगे FPR PCT एंड सर्च, या 3 कीवर्ड्स लिख के एंटर करें। फर्स्ट लिंक आप सेकंड लिंक आपको मिलेगा, दिस वन, पाकिस्तान कस्टम्स PCT डिस्क्रिप्शन FPR। डायरेक्ट भी जा सकते हैं FBR की वेबसाइट खोल के, बट ये आसान तरीका है। इस लिंक को आपने क्लिक किया, जैसे आप क्लिक करेंगे लिंक आपके पास ओपन होगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एंटर द चैप्टर नेम, सब चैप्टर एंड आइटम कोड। इसको छोड़ दें क्योंकि हम तो कोड सर्च कर रहे हैं। तो आपके पास कीवर्ड है, कीवर्ड के लिए ये ऊपर ऑप्शन है सर्च बाय डिस्क्रिप्शन। अब ये एक न्यू लिंक ओपन हुआ है, इसमें आप आइटम नेम लिखें, फॉर एग्जांपल ऑरेंज।
और सबमिट कर। जब आप ऑरेंज लिख के सबमिट करेंगे तो आपको रेलेवेंट पीसीटी कोड्स मिलना शुरू होंगे। अब ऑरेंजेस है 080510 और आगे 00 लगा हुआ है। पहले 6 डिजिट वही वाले थे जो हमने वहाँ से देखे, लास्ट 2 डिजिट चेंज हो रहे हैं। ये है ऑफ ऑरेंज। ये ऑफ ऑरेंज बता रहा है कि ये सब या बाय प्रोडक्ट्स या प्रोसेस्ड फॉर्म है, तो ये तो नहीं हो सकती। लेकिन ये भी चेक करने का एक तरीका है, वो ये है कि आप पाकिस्तान का जो पीसीटी स्ट्रक्चर है ना वो डाउनलोड कर लें, जिसको हम पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ कहते हैं। ये भी मैं शेयर कर देता हूँ, ठहर मैं आपको शेयर करता हूँ। आप मोबाइल पे खोल लें। मेरा ख्याल ये ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं आपको पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ शेयर कर रहा हूँ पीडीएफ फॉर्म में। आप जाएंगे कस्टम्स में, ये आपको कस्टम्स नज़र आ रहा है, इसमें कस्टम में लिखा हुआ है कस्टम्स टैरिफ। ठीक है, कस्टम्स टैरिफ पे क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल डाउन करने पर आपको मिलेगा पाकिस्तान कस्टम्स टैरिफ 2020 एंड 21 अपडेटेड अप टू 30 जून 2020 तक ये अपडेटेड है। इसको आप डाउनलोड कर लें। अभी जो लेटेस्ट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वो भी अपडेट हो जाएगा। इस तरह से ये ओपन होगा। इसमें 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम है पीसीटी कोड का, फिर है आइटम डिस्क्रिप्शन और नंबर 3 पे है कस्टम ड्यूटी कितने परसेंट है इम्पोर्ट पे। तो मैं सर्च कर रहा था ऑरेंज, कंट्रोल F करके मैंने सर्च किया है ऑरेंज। तो यहाँ से भी कंफर्म हो गया कि 08051000 ये ऑरेंज का HS कोड है। ठीक है, और जो सेकंड आ रहा था वो भी चेक कर लेते हैं वो क्या चीज़ थी। ये है ऑरेंज जूस, इसका कोड अलग है। ये 20th चैप्टर में फॉल करता है। फ्रेश फ्रूट्स चैप्टर नंबर 10 में है और प्रोसेस्ड फ्रूट्स चैप्टर 20 में फॉल करते हैं। अच्छा, ये ऑरेंज लेड है, कुछ और चीज़ है ये है ऑफ ऑरेंजेस। वो FBR पे ये 2 लिंक आ रहे थे, इसकी आप हेडिंग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट प्रोडक्ट है। अगर आप खाली इस एक पेज को यूज़ करके इधर से करते हैं तो गलती के चांसेस हैं। तो ये आपको सिर्फ एक हेल्प मिलती है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि 2 से 3 आइटम्स हैं जो कि फॉल करती हैं। उसमें आप मैनुअली ये डायरेक्ट डाउनलोड करके यहाँ से आइटम कोड चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक चल जाता है ना तो आपको पहली अटेम्प्ट में सारा समझ आ जाता है। तो ये एम्बिग्विटी इसमें एक एक्सरसाइज दूँ आप लोगों को। फुटबॉल का HS कोड निकाल, फुटबॉल का HS कोड। ये लिंक डाउन है। आप यूज़ करें जो आपको लगता है ना कि ये रिसोर्स ठीक है, वो यूज़ करें, फिर इसको हम जिन्होंने ग्रुप में शेयर किया इनको फाइन होगा। बाकी को ट्राई करने देना। आपने शेयर किया जो आपको तरीका आता है ना, या जो भी आपने लर्न किया उसके मुताबिक परफॉर्म कर ले, फिर हम देख लेते हैं कि आपका जो आपने सर्च किया
FBR पे लिखेंगे ना तो आप लिखते हैं फुटबॉल. फुटबॉल इज नॉट द अप्रोप्रिएट टर्म इस प्रोडक्ट के लिए. सॉकर बॉल, ठीक है, या इनफ्लैटेबल बॉल्स. तो आपको फुटबॉल से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा. गूगल करेंगे तो शायद आपको आइडिया हो जाए, बट गूगल में जो कोड आ रहा होता है ना उसके लास्ट 2 डिजिट आपको नहीं पता कि वो किस कंट्री के बता रहा है गूगल. तो गूगल इज नॉट रिकमेंडेड. हाँ, इसमें आप ये वाला यूज़ करें ना, सर्च बाय PCT, ये जो FBR PCT सर्च वाला ऑप्शन है, इसमें आप फुटबॉल लिखेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा. पाकिस्तान भी लिखा गूगल वालों ने लिखा हुआ है. मान लेते हैं. अच्छा, ये फुटबॉल आ रहा है, सॉकर बॉल, ठीक है, इसका एक्सेस कोड ये आ गया. और अगर हम इसको करेंगे अदर देन लेदर तो ये आ गया. फुटबॉल कवर का अलग कोड है, फुटबॉल ब्लैडर का अलग कोड है, ठीक है. तो ये PCT कोड से आपको एक्सेस कोड इसका मिल गया. अच्छा, इसके जो फर्स्ट 6 डिजिट है वो टैली कर लेते हैं ट्रेड मैप से. ये चैप्टर नंबर 95 है, हेडिंग नंबर 6 और सब हेडिंग 62 है. तो चैप्टर नंबर 95 पे जाते हैं सबसे पहले. चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है टॉयज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स रिक्विजिट्स, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज. चैप्टर नंबर 5 को ओपन करेंगे. इधर हमारा क्या था, 06. तो हेडिंग नंबर 6 देखें. हेडिंग नंबर 6 है आर्टिकल्स एंड इक्विपमेंट ऑफ जनरल फिजिकल एक्सरसाइजेस, जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स एंड सो ऑन. इसको एक्सपैंड करेंगे तो आ जाएगा 62. हेडिंग नंबर 62, इनफ्लैटेबल बॉल्स, ठीक है. तो पहले 6 डिजिट्स में लास्ट आइटम आ रही है इनफ्लैटेबल बॉल्स. इनफ्लैटेबल बॉल्स में आपका जितने भी बॉल्स हैं जो इनफ्लैटेबल हैं, जैसे फुटबॉल है आपका, क्या उसको बोलते हैं, बास्केटबॉल है, ये वाले सारे बॉल्स इसमें आएंगे. बेसबॉल आएगा इसमें? नहीं, बेसबॉल इनफ्लैटेबल नहीं है, वो नहीं आएगा. वॉलीबॉल. तो इस तरह आप कोई सर्जिकल कोई चीज़ बना रहे हैं, कोई और प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आप इजीली एक्सेस कोड निकाल सकते हैं. एक लास्ट एक्सरसाइज पर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं. बासमती चावल, बासमती राइस का एक्सेस कोड निकालें. सॉरी 500. हाँ, चैप्टर नंबर 10 है. 100 नहीं, 100 हाँ जी, चैप्टर नंबर 10 है. चैप्टर नंबर 10 है, हेडिंग नंबर 06 है, सब हेडिंग 106 है. ठीक. तो ये PCT वाला बड़ा अच्छा लिंक है, इसमें आप बासमती लिखिए राइट अवे, तो आपको इसका कोड मिल जाएगा 10063010, ठीक है. HS कोड और PCT कोड का सिर्फ फर्क समझ आ गया? अच्छा, पहले मैंने एक बात की थी कि सिर्फ 8 डिजिट तक बात खत्म नहीं होती, डिजिट्स आपके 8 से आगे भी जाते हैं. तो वो कहाँ से पता चलेंगे? ये जो हमारा टैरिफ है, कस्टम्स टैरिफ, ये तो हमें 8 डिजिट तक बता रहा है. यहाँ पे सिर्फ 8 डिजिट आ रहा है. PCT में सिर्फ 8 डिजिट्स आ रहे हैं. तो ऑनवर्ड डिजिट हमें कहाँ से पता चलेंगे? पहली बात तो ये है कि GD वगैरह की फाइलिंग के टाइम पे हमें उसकी ज़रूरत नहीं, हमें 8 डिजिट्स ही चाहिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए. जब आप क्लियरेंस करवाते हैं और आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपकी प्रोडक्ट कस्टम पे किस वैल्यू पे असेस होगी, कस्टम उसको किस तरह से वैल्यूएट करेगा. आप कहते हैं जी मेरी आइटम $1 की है, कस्टम कहता है नहीं ये $1.5 की है, आप ड्यूटी $1.5 के हिसाब से देंगे. तो वो फ़र्क आ रहा होता है आपका वीबोक कोड में. PCT कोड तक सेम है, आगे शुरू हो जाता है वीबोक कोड, ठीक है. वीबोक जो है ना वो 12 डिजिट तक जाता है. उसको चेक करने के लिए आप अगेन आएंगे FBR की वेबसाइट पे, बल्कि आप राइट वे गूगल पे लिखें FBR कस्टम्स रूलिंग्स, ये 3 कीवर्ड्स आप लिखेंगे, कस्टम्स रूलिंग्स, तो आपको पहला बल्कि दूसरा लिंक मिल रहा है कस्टम्स वैल्यूएशन रूलिंग्स का. ये वाला पेज आपके सामने ओपन होगा. इसलिए मैं कह रहा हूँ लैपटॉप ले आइएगा कल, साथ साथ आप करते भी जाएंगे. मोबाइल पे ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है करना.
अच्छा ये जितनी भी लेटेस्ट वैल्यूएशन रूलिंग्स है ना, ये उसके लिए आप यहाँ से उसको देख सकते हैं। आपके ये पहला पेज जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो वहाँ से फर्दर आके मैनुअल सर्च करने के लिए डिफरेंट पेजेस हैं, बट इंस्टेड आप मैनुअल यूज़ करें। आप ऊपर भी लिख के सर्च कर सकते हैं कि आप क्या चीज़ ढूंढना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे कस्टम रूलिंग चाहिए, और फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी 2017 से लेके आज की डेट तक अगर कोई लेटेस्ट रूलिंग है मेरी प्रोडक्ट पर तो वो मुझे शो करवाएं, और वो आप यहाँ पे लिख के सर्च कर सकते हैं किस प्रोडक्ट की ढूंढें। कैमरास की। बासमती तो हम इंपोर्ट नहीं ना करते, ये इंपोर्ट की रूलिंग्स हैं, ठीक है। हम इंपोर्ट की रूलिंग्स देखते हैं। चलिए इन्होंने कॉपर, ठीक है कॉपर कर लेते हैं। इन्होंने कहा जी कॉपर की लास्ट रूलिंग थी 4 नवंबर 2017 की, और इसको मैं ओपन करता हूँ। लेकिन ये है डिटर्मिनेशन ऑफ कस्टम वैल्यूज ऑफ इनेमल्ड वाइंडिंग वायर कॉपर कोटेड एल्यूमिनियम वाइंडिंग वायर्स। ये तो वायर्स की है बाहर। चलें जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये रूलिंग ओपन हो गई। रूलिंग के बेशुमार मकासद हैं, ये हम कस्टम वाले टॉपिक में जाके मज़ीद इस पर देखेंगे। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं आइटम की डिस्क्रिप्शन के बाद लिखा हुआ है पीसीडी कोड, और पीसीडी कोड के बाद लिखा हुआ है प्रपोज्ड वीको कोड, ठीक है। तो वो जा रहा है आपका 12 डिजिट्स तक, तो 8 डिजिट्स तक आ गया यहाँ तक, और फिर आगे फर्दर डिस्क्रिप्शन है डिफरेंट ओरिजिन के लिए। अगर चाइना से आएगी तो उसका कोड है 1000, अगर चाइना के अलावा किसी जगह से आएगी तो उसका कोड है 1200। चाइना से आएगी तो $2.95 पर असेस होगी, अगर और किसी ओरिजिन से आएगी तो $3.75 पर केजी पर असेस होगी। तो चाहे आपने $1 पे ख़रीदी है, चाहे आपने फ्री खरीदी है, फ्री मंगवाई है, कस्टम के नज़दीक उसकी ये वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है। इस पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड वैल्यूएशन रूलिंग। मिसाल के तौर पर आप कह लेते हैं जी सेल फोन्स, स्मार्टफोन, मोबाइल, हाँ जी मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस। ये 17 फरवरी की है, और इसको डाउनलोड करते हैं। अगर आपको किसी ने गिफ्ट आईफोन कर दिया तो ड्यूटी तो पे करनी पड़ेगी ना, तो वो किस वैल्यू पर ड्यूटी पे करनी पड़ेगी वो भी कस्टम की तरफ से डिफाइंड होती है। तो ये आपके सामने है डिफरेंट मॉडल्स और उनकी प्राइसेस जो गवर्नमेंट ने फिक्स की हैं। जैसे फर्स्ट पे है iPhone 6s 128, और ठीक है फर्स्ट वाला है, इसका पार्ट नंबर ये है। इसकी मिनिमम वैल्यू जो कस्टम के पास है वो $449 पर मोबाइल फ़ोन है, ठीक है। आपको गिफ्ट में मिला है या आपने सस्ते में भी ख़रीदा है तो कस्टम के नज़दीक उसकी ये वैल्यू है, इस पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। दिस इज़ कॉल्ड वैल्यूएशन। लेकिन ये वैल्यूएशन क्या टाइम पे टाइम चेंज होती है या नहीं? ये चेंज होती रहती है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये आप डेट देख लिया करें। लास्ट जो होती है ना रूलिंग, जो सबसे ऊपर लास्ट डेट पे आ रही होती है वो अपडेटेड होती है। हालांकि देखिए पुरानी भी है, 2020 की भी है, 19 की भी है, 17 की भी है, बट लेटेस्ट वन ये है। लेकिन इसमें जैसा भी iPhone 6s लिखा हुआ है, ये तो कब का ख़त्म हो गया, उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा भी इन्होंने चार्ज तो इन्होंने 2000 फरवरी का दिखा ना, फरवरी की रूलिंग है ये। फोन्स की वो नहीं है, एडिशन करते हैं ना हर बार, लेटेस्ट भी आता है। सारे ब्रांड्स के जितने फ़ोन्स आ रहे हैं पाकिस्तान में, आप कह रहे हैं गलत लिखी हुई है, मतलब मैं गलत है। कितनी है ये वैल्यू है, यहाँ पे ज़्यादा शो हो रही है। ये जो वैल्यू है ना मैं बताता हूँ, ये जो वैल्यूज इस कॉलम में लास्ट आपको नजर आ रही है ये विदाउट टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं। इस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस कैलकुलेट होंगे, फिर ये और ज़्यादा हो जाएगी। ये काम कैसे होगा? लेकिन ये पता किन के लिए है? जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं उनके लिए, मेरे आपके लिए नहीं है। मेरे आपके लिए नहीं है। जो कंपनीज एज कमर्शियल इंपोर्ट करते हैं, जिनके कंटेनर्स आ रहे होते हैं, ये उनके लिए फ़िक्स वैल्यू है। मैं और आप अगर इंपोर्ट करते हैं, लेके आते हैं, तो हमसे तो पूछा ही नहीं जाता कितने का है। आप आईवी नंबर लिखते हैं और ड्यूटी आ जाती है।
फिक्स, ये देखिए ना, आप वीबॉक खोलें, सॉरी, कमर्शियल इंपोर्ट के लिए कम होती है। हाँ जी, ये लिखा हुआ है मोबाइल डिवाइस ड्यूटी इन्फॉर्मेशन। इस पर आप अपने सेलफोन का आई नंबर डालें, उसकी ड्यूटीज आ जाएंगी। एक और भी इनका अपना भी तो पेज बना हुआ है ना डिवाइसेस का, PTA का। DIR BS में जाए ना तो वहाँ आपको हर चीज़ मिलती एग्जैक्टली। HS कोड से रिलेटेड कोई आपके माइंड में क्वेश्चन अगर कुछ? सर एक्सेस कोड की जो लिमिटेशन है फिर रीबॉक के हवाले से 14 डिजिट है मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर। हाँ जी, 12 आज अमेंडमेंट FBR की साइट पर ओके। अच्छा, 5 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। आपने करना ये है कि जब आप, जो लोग कर रहे हैं उनको तो आइडिया है, जिनको नहीं पता एटलीस्ट हमने सुना होता है, पता तो है कि ट्रेड किस तरह से हो रही है। जब आप कुछ इंपोर्ट करते हैं या आप एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट को लेकर या पेमेंट्स को लेकर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इंपोर्टर के एंड पे भी और एक्सपोर्टर के एंड पे। मिसाल के तौर पर मैन्युफैक्चरिंग की जो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो एक्सपोर्टर की होती है ना। इंपोर्टर ने ऑर्डर प्लेस करना है, चीज़ बना कर देना, बनवा कर देना, ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की है। इसको तो डिवाइड ही ना किया जा सकता कि इतनी इंपोर्टर ने बनवानी है, इतनी एक्सपोर्टर ने बनवानी है, ठीक है, ये हो गया। जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है एक्सपोर्टर, उसकी डॉक्यूमेंटेशन की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमेशा एक्सपोर्टर की होगी। डॉक्यूमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपोर्टर की होगी। अब इनवॉइस बनानी है, वो इंपोर्टर तो नहीं बनाएगा ना, एक्सपोर्टर बना के भेजेगा। पैकिंग लिस्ट बनानी है, एक्सपोर्टर ने बनानी है। अच्छा, इंपोर्टर ने पेमेंट करनी है तो इंपोर्टर की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी पेमेंट करने की है, एक्सपोर्टर ने पेमेंट नहीं करनी, यानी जो गुड्स की पेमेंट है, इनवॉइस की पेमेंट है, वो इंपोर्टर ने करनी। ये तो होगी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसके अलावा भी बेशुमार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मिसाल के तौर पर एक्सपोर्टर के वेयर हाउस पे शिपमेंट रेडी पड़ी है, उसको किसी व्हीकल पर लोड करवाना है, तो लोडिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। किस तरह की व्हीकल पर लोड करवाना है ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो कंटेनर, जो व्हीकल लोड होने आई है, जिसको लोड करना है, उसका रेंट कौन पे करेगा, उसको बुक कौन करवाएगा, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर लोडिंग के दरमियान डैमेज हो जाती है चीज़ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। वेसल पर लोडिंग हो रही है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, रिस्क भी होता है और कॉस्ट भी होती है। 3 चीज़ें, कॉस्ट, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी आपने करना ये 3-4 मिनट में मैक्सिमम सोचें कि एक्सपोर्टर के वेयर हाउस से लेके इंपोर्टर के वेयर हाउस तक पहुंचने तक शिपमेंट से रिलेटेड कितनी तरह के रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं और कॉस्ट हो सकती है। आप डिवाइड कर लें, 2-2, 3-3 लोग मिलकर कर लें। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लिस्ट डाउन कर लें, कुछ लोग रिस्क को, और कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ पॉइंट्स की शक्ल में, डिटेल नहीं। और मैंने लंच के बाद आपकी सीट्स चेंज करवानी थी, कल आप सीट्स चेंज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलने का मौका मिले। जिनके साथ आप बैठ चुके हैं आज, ठीक है, कल आप मज़ीद अपनी शेयर से शक्ल कीजिए। पैकिंग होती है अजीत जो शिपमेंट
की भी वो लेयर उसकी ब्राइट बंदोबस्त किया जाएगा, उसकी इंश्योरेंस पे की जाएगी, उसकी ड्यूटीज़ को क्लियर किया जाएगा, उसका टैक्स पे किया जाएगा, उस पर कस्टम की जो लेवीज होंगी वो पे की जाएंगी, ठीक है ना। पोर्ट क्लियरिंग क्लियरिंग स्टेट्स जो है वो क्लियर करवाएंगे, ठीक है ना। उसकी शिपिंग होगी, ठीक है। फिर उसके बाद वो अब जब आपको वो रिसीव हो रहा है तो सबसे पहले शिपिंग पहुँचेगी। ओके, स्टार्ट करते हैं वापस आएंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी चीज़ से रिलेटेड है जो आप लोग कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, टास्क और रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। बट बिफोर दैट, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन में कितने मोड्स यूज़ होते हैं एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को मूव करने के लिए, टेंटेटिवली वन बाय वन? जी नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द मोड्स। मोड्स बाय सी, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय रोड, by pipeline, intermodal, very nice. डाटा फ्लो, इंफॉर्मेशन तो वो उसमें आ जाती है, डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो, ठीक है। सो ओवरऑल हमारे पास जो कैटेगरीज बनती हैं मॉड्स की, वो आपके सामने, इनको सप्लाई चेन के अंदर हम दो तरह से डिवाइड करते हैं, बाय सरफेस ट्रांसपोर्टेशन एंड बाय एयर। बाय सरफेस में वाटर भी है और बाय लैंड भी है, जबकि बाय एयर में चार्टर कार्गो प्लेन और पैसेंजर प्लेन्स हैं जो कि कमर्शियल फ्लाइट्स हैं। अच्छा, बाय सरफेस में बाय वाटर ट्रांसपोर्टेशन दो तरह से हो रही है, बाय सी एंड बाय इनलैंड वाटरवेज। बाय सी का वो बताया ओशंस या सी के थ्रू जो ट्रेड हो रही है। इनलैंड वाटरवेज कैनाल्स और रिवर्स के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, वो भी इंटरनेशनल ट्रेड में शामिल है। बाय लैंड में आप आ जाए तो रेल, रोड और पाइपलाइन है, जबकि एयर में चार्टर कार्गो प्लेन्स हैं और पैसेंजर प्लेन्स हैं। अच्छा, चार्टरिंग की सर्विसेज तो आपको बाय सी में भी मिलेगी। चार्टर कार्गो वेसल्स होते हैं और लाइनर वेसल्स होते हैं। चार्टर वेसल्स ऐसे वेसल्स होते हैं जो वन टाइम किसी एक शिपमेंट के लिए बुक किए जाते हैं और वो एक ही शिपमेंट को डिलीवर कर रहे होते हैं, जबकि लाइनर वेसल्स, LINER, लाइनर वेसल्स ऐसे वेसल्स हैं जो एक फिक्स रूट पे चलते हैं और शिपमेंट्स को डिलीवर करते चले जाते हैं, उन्होंने फिक्स रूट्स पे जाना होता है, ठीक है। सबसे चीप मेथड कौन सा है? व्हाई नॉट बाय पाइपलाइन? बाय पाइपलाइन की चलाने की कॉस्ट जहाज से भी कम है, वेसल को ऑपरेट करने से भी कम कॉस्ट है आपकी बाय पाइपलाइन। बट पाइपलाइन के साथ दो प्रॉब्लम्स हैं। नंबर वन, सेटअप कॉस्ट बहुत हाई है, ठीक है, सेटअप कॉस्ट बहुत हाई है। सेकंड प्रॉब्लम, ये लिमिटेशन हर तरह की प्रोडक्ट के लिए ये नहीं है जी, ये फ्लूइड्स के लिए है, नॉट जस्ट लिक्विड्स, फ्लूइड्स जो फ्लो कर सकते हैं, वो गैसेस भी हैं, वो आपके लिक्विड्स भी हैं। अच्छा, फिर सबसे जो चीप आफ्टर पाइपलाइन है वो बाय सी बचता है। बाय सी का चीप होने के साथ साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप वॉल्यूम मूव कर सकते हैं, अच्छा खासा वॉल्यूम मूव कर सकते हैं, ठीक है। बाय एयर के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो वॉल्यूम कैरी नहीं कर सकता, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बाय एयर में वो ये है कि आपको क्विक डिलीवरी मिलती है, फास्टेस्ट डिलीवरी है, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बाय सी का कि सबसे ज़्यादा ट्रांजिट टाइम बाय सी में होता है। तो फिर कौन सा मोड चूज़ किया जाए? किसी के साथ प्रॉब्लम है, किसी के साथ फ़ायदा है। Exactly. ये सारी चीज़ें आपका डिसीजन डिपेंड कर रहा होगा प्रोडक्ट की नेचर पर, कस्टमर की रिक्वायरमेंट पर, हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट पर, लीड टाइम पर,
ऑर्डर प्रोसेसिंग पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे वैक्सीन हैं बाय एयर जा रही हैं, ठीक है, आप इसको बाय सी नहीं कर सकते। पेरिशेबल गुड्स हैं, ये बाय एयर जाती हैं, लेकिन पेरिशेबल जो बाय एयर जाती हैं वो भी वही हैं जो वैल्यूएबल हैं, ठीक है, जो वैल्यूएबल हैं, जैसे मेडिसिन है, आपके फ्रूट्स हैं। लेकिन कुछ सस्ती चीज़ें वो तो आप बाय सी भेजेंगे, लेकिन बाय सी में भी फिर आगे ऑफर आ जाती है ड्राई कार्गो की और रीफर कार्गो की। ऐसा कार्गो जिसको किसी शेल्फ लाइफ जिसकी नहीं होती, या कह लें कि जो देर तक सस्टेन कर सकते हैं, उसको हम ड्राई कार्गो कहते हैं। और जिसकी शेल्फ लाइफ होती है, जिसकी एक्सपायरी होती है, शॉर्ट लाइफ होती है, उसको हम रीफर्स के थ्रू, कोल्ड चेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा वर्ड बोला था इंटर मॉडल का। अब हम जो मूवमेंट कर रहे होते हैं वो इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन कहलाती है। इंटर मॉडल ट्रांसपोर्टेशन में आप एक शिपमेंट को एक से ज़्यादा मॉड्स के जरिए हैंडल करते हैं, ठीक है। आप एक शिपमेंट को एक मॉड से नहीं, आप देखें ना, बाय एयर कुछ भेजना है तो जहाज आपके वेयर हाउस से तो नहीं उठा रहे आएगा ना, यू हैव टू कैरी इट बाय रोड और बाय रेल और बाय एनी मोड टिल द एयरपोर्ट। सिमिलरली वेसल आपके डोर स्टेप पे तो जाके डिलीवर नहीं कर सकता या पिक नहीं कर सकता, यू हैव टू कैरी इट बाय रोड और बाय ट्रेन। तो इंटर मॉडल या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा मॉड है जिसमें आप एक से ज़्यादा मॉड्स को कंबाइन करके यूज़ कर रहे होते हैं, और आपकी प्रेफरेंसेस वही होती हैं। कभी आपकी कॉस्ट आपके लिए मैटर कर रही होती है, कभी कहीं पे क्वालिटी मैटर करती है, कहीं पे टाइम मैटर करता है। इसकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से आपने डिसाइड करना होता है कि विच मॉड बेस्ट सूट्स योर रिक्वायरमेंट्स। बाय रोड का कोई एक बड़ा फ़ायदा बता दें। बाय रोड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है, यानी ये ऐसा फ़ायदा है जो बाकी किसी और मॉड में नहीं है। सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी टू कस्टमर। रोड आपको प्रॉक्सिमिटी ऑफर करता है जो किसी और मोड में नहीं है, पाइपलाइन के अलावा, ठीक है। ट्रक, गाड़ी, व्हीकल आपके डोर स्टेप तक जा सकती है। इसके अलावा भी मोड्स हैं ना, शोल्डर, हैंड कैरी करना, शोल्डर कैरी करना, ठीक है। बट वो इसको हाँ इंटरनेशनल ट्रेड में उसको बैगेज कहते हैं, बैगेज सुबह भी उसकी बात हुई। वेल, अब इन मॉड्स को हैंडल करने के लिए, चूंकि इनमें से कोई भी एक मॉड ऐसा नहीं है जो एक्सपोर्टर खुद ऑपरेट कर रहा हो, इंपोर्टर खुद ऑपरेट कर रहा हो, ये सारे के सारे थर्ड पार्टीज की तरफ से ऑपरेटेड होते हैं। अब अगर थर्ड पार्टीज इनको ऑपरेट कर रही हैं तो कौन इसके रिस्क को बेयर करेगा। प्रॉब्लम्स आती हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती हैं जिसमें इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को डिसाइड करना पड़ता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, किस लेवल तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पार्टी की बनती थी। तो इनकोटर्म्स 2020 ये जो अभी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, इसको हम आज स्टडी करने जा रहे हैं। ये वो इंटरनेशनल रूल्स हैं जो दो पार्टीज के बीच रिस्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हमें कॉन्ट्रैक्ट में लंबी चौड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इनकोटर्म्स में से किसी एक टर्म को रेफर करते हैं अपनी ईज को देखते हुए, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी टर्म्स कवर हो जाती हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ये हो गया। ये डिफाइन और पब्लिश होती है बाय आईसीसी, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। और ये तीन मेजर काम करती हैं, ये कॉस्ट, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करती हैं। अगर आप कहें ना कि कोई चौथा काम भी ये करती हैं तो वो गलत है। इनको टर्म्स इन तीन चीज़ों के अलावा कोई चौथा काम नहीं करती। आगे चल के मैं आपको एग्जाम्पल्स भी देता हूँ। अगर इंपोर्टर एक्सपोर्टर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो कैरिज ऑफ गुड्स की कॉस्ट है, कैरिज ऑफ गुड्स का जो रिस्क है और कैरिज ऑफ गुड्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन तीन चीज़ों पे इनको टर्म्स डील करती है, चौथी चीज़ कोई नहीं है। मिसाल के तौर पर पेमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड में पेमेंट एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें कवर नहीं होगी। लोग पूछते हैं कि एडवांस पेमेंट एफओबी पे कर लें या ना करें, एलसी खुलवानी है, सीएफआर पे नहीं खुलवानी, तो इनको टर्म्स हैज नथिंग टू डू विद द पेमेंट टर्म्स, दे आर सेपरेट। और क्या नहीं करती, ठीक है, कॉस्ट, रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तीन चीज़ों को परफॉर्म करने के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ये नहीं करती। उनमें से ये आपके सामने स्लाइड में लिखा हुआ। सबसे पहले सर्विस एग्रीमेंट्स। अगर आप सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सर्विस डिलीवरी का, सर्विस ऑफर करने का, तो वो इनको टर्म्स उस पर एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड, पेमेंट मेथड, जिसकी मैंने एग्जांपल दी, पेमेंट मेथड्स का कोई ताल्लुक नहीं है इनको टर्म्स के साथ। फिर है क्लासिफिकेशन, प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन का कोई इसके साथ कंसर्न नहीं है। कोई एक सर्टेन एचएस कोड को आप किसी इनकोटर्म के साथ लिंक नहीं कर सकते। प्रोडक्ट्स की कैटेगरी अलग है, इनकोटर्म्स की कैटेगरी अपने तौर पे काम कर रही है। कंट्री लॉज हैं, इंटरनेशनल रूल्स, इंटरनेशनल रूल्स जो बना दिए गए हैं, इंटरनेशनल रूल्स जो डिफाइन कर दिए गए हैं, वो किसी इंडिविजुअल कंट्री